नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेडिया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार टॉपिक वाइज हम आपको हैंड रिटन नोट्स करा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं वाला। ये आपका सुपर टेट के सिलेबस में सबसे लास्ट चैप्टर रह गया, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पहले कि कोई भी क्लासेस ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और ये पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं का आधा भाग यानी पहला पार्ट देख चुके हैं, वो यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है, उसके आगे की चीज़ें हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी को वो थोड़ा सा हमने जाना था, पर यहाँ पर और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि लेंथेनाइट, एक्टेनाइट वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो यहाँ पर उपधातु हैं उनके नाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा फैक्ट के थ्रू क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देखना जरूरी है। तो आधुनिक आवर्त नियम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। जब बात की जाती है इनकी मुख्य बातों को लेकर के, तो इसे आधुनिक रूप जो दिया गया था वो मोजले के द्वारा दिया गया था। हेनरी मोजले ने 1913 में जो है दिया था। वर्तमान में अगर बात करें तो 7 आवर्त हैं, पीरियड्स हैं और 18 समूह हैं। कुल कितने तत्व हैं तो 118 तत्व हैं। 1 से 118 तक परमाणु क्रमांक चलता है। आवर्तों को क्षैतिज पंक्तियों और समूहों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में लिखा जाता है, जो कि आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है। ये ऊर्ध्वाधर और ये इस तरीके से क्षैतिज। इधर से ऊपर से नीचे के क्रम में देखेंगे तो आपको इस तरीके से 7 ग्रुप देखने को मिलते हैं। और इस साइड से इस टाइप, ये जो ऊपर से नीचे देखते हैं 7 आवर्त देखने को मिलता है। और आप बाएं से दाएं की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पर आपको 18 समूह या 18 ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा ये जरूरी है कि ये जो येलो कलर वाला भाग आप देख रहे हैं ये आपका किसको दर्शाता है, एस ब्लॉक तत्व को दर्शाता है। ये जो स्टार्टिंग के आप दो देख रहे हैं पहला और दूसरा समूह, ये आपका दर्शाता है किसको, एस ब्लॉक तत्व को। फिर उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक तत्व, जो कि ग्रीन वाला है। जहाँ पर आप देखेंगे तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वाले पूरे क्या कहलाते हैं, तो ये पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्व सेंटर वाले जो आप देख रहे हैं 3 से लेकर 12 तक, ये वाले आपके डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो आपको अलग से देखने को मिलते हैं, श्रेणी में इनमें शामिल नहीं किया गया है। तो वो दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं, एक लेंथेनाइट श्रृंखला जहाँ पर 57 से 71 तक रखा गया तत्वों को, और एक्टिनाइट श्रृंखला जहाँ पर 89 से 103 तक रखा गया है यहाँ पर तत्वों को। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन H को S ब्लॉक में रखा जाता है, जो कि आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है, परंतु ये 1s1 पद्धति के कारण अद्वितीय तत्व है। 1s1 1s2 करके जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू लिखते हैं ना, तब वहाँ पर ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं धातु, अधातु और उपधातु के स्थान। तो जो धातुओं की बात होती है ये आपके बाएं तथा मध्य भाग के तत्व, जिसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला मैंने बताया था ना, इसमें आप देखेंगे तो एस ब्लॉक येलो वाला, डी ब्लॉक आपका जो ये वाला कलर है यानी कि आसमानी कलर है, और उसके अलावा एफ ब्लॉक जो कि आपको अलग से देखने को मिल रहा है। यानी ये जो ग्रीन वाला भाग पी ब्लॉक वाला तत्व है ये धातु में नहीं आता है। हमने धातु अधातु को थोड़ा सा पढ़ा था पर इन ब्लॉक के आधार पर नहीं पढ़ा था, इसलिए हम इसको ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अधातुओं की जब बात करते हैं तो दाएं ऊपर के तत्व जो होते हैं, ये भी यहाँ पर हम आपको श्रेणी भी दिखाएंगे, जैसे CNO, FpSCl, ये सब आदि आपके क्या हैं, ये अधातु हैं। यहाँ पर इसके अलावा उपधातु की बात कर लेते हैं तो धातु और अधातु के बीच स्थित जो तत्व होते हैं वो आपके कहलाते हैं उपधातु। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर जो ये सारणी है इसको थोड़ा सा देखिए तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। ये जो जितने भी आप ब्लू कलर वाले देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा ही कर देते हैं क्योंकि डेफिनेशन तो आपने देख ही लिया। तो देखिए जितने भी आप ये ब्लू कलर वाले देख रहे हैं ये सब क्या हैं, ये सब हमारे हैं मेटल्स, जिसको हम धातु कहते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पर बताया गया था। फिर आपका जो ये कलर देख रहे हैं ऑरेंज टाइप वाला, ये है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। और जब आपकी बात करते हैं ये जो ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपके जो हैं ये है मेटलॉइड, जिसको हम कहते हैं उपधातु। और बचा क्या आपका ये वाला कलर, ये जो कलर देख रहे हैं सबसे लास्ट में, ये आपकी है नोबल गैसेस। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इनका पता होना चाहिए। और ये है आपकी लेंथेनाइट श्रेणी, La से शुरू होती है, और एक्टेनाइट श्रेणी जो है वो AC से जो इस तरीके से शुरू होती है। तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और H को लेकर के भी आप देख रहे हैं तो इसी श्रेणी में रखा जा रहा है, यानी नॉन मेटल्स कैटेगरी में, क्योंकि ये सेम कलर यहाँ पर
भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो आपने समझ लिया कि इसमें कौन कौन से तत्व कहाँ कहाँ आते हैं, पर क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो कि आपके उपधातु हैं, तो उपधातु को हम अलग से जानते हैं। सबसे पहला उपधातु है आपका बोरान, बी वाला। तो बोरान की जब बात करते हैं, प्रतीक चिन्ह इसका बी है, परमाणु क्रमांक इसका 5 होता है। इस तरीके से चलता है। मैं आपको अगर इस सारणी में दिखाऊं तो यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरान 5वें नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से चलता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे आपका पहले से हम जो गिनने का क्रम रखते हैं, इधर से फिर इधर, फिर इस वाली इसमें जाएंगे, फिर अगले वाले में जाएंगे, इस तरीके से। बाकी आपने अगर पढ़ा होगा इसको आपके हाई स्कूल इंटर के लेवल पर, तो बहुत सी ट्रिक वगैरह से भी आपको याद करवाया जाता है। जैसे इसकी ट्रिक होती है, आप ऊपर से नीचे के क्रम में याद रख सकते हैं। हे ली ना करे रब से फरियाद, ऐसे होता है, हे ली ना करे रब से फरियाद। और यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार आगे की भी बहुत ट्रिक है, पर आपके में इतना डिटेल पूछा नहीं जाता, हाई स्कूल इंटर पे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। इन सब की जो है वो ट्रिक होती है। अब बात करते हैं अगला, ये आपकी अगली उपधातु है सिलिकॉन। सबसे पहले हमने बोरान देखी, फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन की जब बात करते हैं, प्रतीक SI होता है, परमाणु क्रमांक इसका 14 होता है। फिर आता है जर्मेनियम, GE वाला। जर्मेनियम जो है प्रतीक चिन्ह आपका GE है, परमाणु क्रमांक इसका 32 होता है। फिर आता है AS। AS क्या है आपका? आर्सेनिक है, आर्सेनिक प्रतीक AS है, परमाणु क्रमांक इसका 33 होता है। फिर SB है, और इसके अलावा SB की जब बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं एंटीमनी, प्रतीक SB है, परमाणु क्रमांक 51 है इसका एंटीमनी का। TE जो आप देख रहे हैं ये आपका है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम प्रतीक चिन्ह TE है, परमाणु क्रमांक इसका 52 है। TE के बाद PO भी है यहाँ पर, पोलोनियम। तो पोलोनियम का प्रतीक PO है, परमाणु क्रमांक इसका 84 है। इसे अक्सर उपधातु माना जाता है, हालांकि इसके गुण रेडियोधर्मी धातु जैसे भी होते हैं। तो ये आपको बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियक, एंटीमनी आपका और टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी नाम आपके उपधातु के पता होना चाहिए। ये वाला जो देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था नोबल गैसेस, इनके भी नाम आपको पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरीके से जो होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आवर्ती प्रवृत्तियों को लेकर, जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत। तो सबसे पहला आपका है परमाणु त्रिज्या। एक साथ पूरा आपको चार्ट दिखना चाहिए ताकि आप साइड बाय साइड कंपेयर भी जो है वो करते चलें। परमाणु त्रिज्या की जब बात करते हैं तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये आपकी घटती है, वहीं समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये आपकी बढ़ती है परमाणु त्रिज्या। ये जो आप देखते रहे ना, मैंने ये चीज़ आपको बता दी आवर्त वाली सारणी। ये जो आवर्त हैं यही तो है आपके ऊपर से नीचे, तो वही चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो ऐसे में घटेगा परमाणु त्रिज्या का आकार, और समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका ये बढ़ेगा। अब जैसे आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ता है, समूह में नए ऊर्जा स्तर जुड़ते हैं। इसी प्रकार आयनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ेगी, और जब समूह में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये आपका घटेगी। एग्जाम्पल के कारण, अच्छा एक चीज़ कन्फ्यूज़न आपको ये नहीं होना है कि जब हम यहाँ आवर्त में बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं तो ये आवर्त, जैसे ये हमारे 7 आवर्त है ना, तो ये आपका एक आवर्त यहाँ से लेकर ऐसे करके पूरा चलता है। इसी प्रकार 2 की जब बात करते हैं तो ऐसे करके पूरा चलता है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि केवल पहला पहला ही है तो आप सोचेंगे इसमें हम दाएं से बाएं कैसे जाएं। तो ये 7 आवर्त यहाँ तक है ना, तो पूरी ये श्रेणी इस तरीके से चलेगी। यही चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है कि आवर्त में आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। जैसे ये आप देखते हैं ना, तो अब यहाँ पर कोई 2 तत्व ले लीजिए, जैसे आपने लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, तो लिथियम से बेरिलियम की तरफ कहाँ कह रहा है? बाएं से दाएं। तो बायां लिथियम है और बेरिलियम दायां है, तो बाएं से दाएं जब बढ़ेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी। यानी इसकी तो जो भी परमाणु त्रिज्या होगी आगे जाने पर वो उससे कंपैरिजन में घटेगी। यही जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो समूह आपके ऊपर से नीचे इस तरीके से देखेंगे। तो ये जो समूह आपके 18 है ना, वो हमारा एक समूह ऐसा है, दूसरा ये है, ऐसे करके आपके हैं। तो हम इस तरीके से इनको देखेंगे। जैसे हमारे यहाँ हीलियम है, हीलियम के नीचे नियॉन आएगा, तो हीलियम और नियॉन में जब हम कंपैरिजन करेंगे और हमसे पूछ रहेगा कि किसकी परमाणु त्रिज्या जो है वो वहाँ पर आपकी क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, तो जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेगी, यानी कि नीचे वाली की वैल्यू आपकी, यानी नियॉन वाली की हीलियम वाले से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नीचे जाने पर बढ़ रहा है, ये कहने का मतलब है।
चलिए अब बात करते हैं आयनीकरण ऊर्जा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे बढ़ेगी, समूह में ऊपर से नीचे जाएगी घटेगी। आवर्त में प्रभावी जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है, समूह में परमाणु बड़ा होने से आपका ये पकड़ कम होती है। विद्युत ऋणकता की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर, और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से बढ़ती है, परमाणु बड़ा होने से ये घटती है। इसके बाद धात्विक गुण की बात करते हैं तो आपका आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटेगा और समूह में ऊपर से जाने पर बढ़ेगा। धातु इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ते हैं, बाएं से दाएं घटता है, नीचे की ओर छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। वहीं संयोजकता की बात करें वैलेंसी की तो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है, समूह 1 से 4 तक। और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्थिर रहती है एक ही समूह में। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यह डिपेंड करता है। चलिए अब देखते हैं हम हमारा अलग अलग जो समूह हैं उनके तत्वों को लेकर। तो जो समूह 1 है इसमें आपकी 4 धातुएं आती, लिथियम, सोडियम, के, आरबी, सीएस, जो एफआर सब नाम देख रहे हैं, ये आपके 4 धातुओं में जो है वो आते हैं। समूह आपका जो आपका यहाँ पर 1 देखने को मिलता है, ये आपको मैंने इसीलिए पहले ही चित्र दिखा दिया था। उसके बाद जो समूह 2 है आपका, यहाँ पर आपका क्षारीय पृथ्वी धातुएं आती हैं, जिसमें बी, एम जी, सी ए, एस आर, बी ए, आर ए करके है आपका, वो उसकी यहाँ पर बी, एम जी, सी ए, एस आर, बी ए, आर ए। तो ये अलग अलग नामों से भी नहीं जाना जाता है। ऐसे ही समूह 17 जो होता है वो हैलोजन को दर्शाता है। यहाँ पर 17 नंबर पर देखेंगे तो हैलोजन में ये वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपका हैलोजन तत्व जो है वो कहलाते हैं। तो ये हमारा 17 नंबर वाला होता है। 18 वाला निष्क्रिय गैसेस होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, इस तरीके से नाम है। 16 नंबर समूह जो है ऑक्सीजन समूह को दर्शाता है, OSSETPO करके। तो ये आपको कुछ तत्वों के नाम के आधार पर पूछ लिया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है तो यूरेनियम है। द्रव अवस्था वाले जो तत्व हैं उसमें पारा है, धातु Hg और ब्रोमीन आपका धातु Br2। कृत्रिम तत्व आपका 93 से 118 तक हैं। अधिकांश स्थिर तत्व समूह 18 में निष्क्रिय गैसेस में देखने को जो है आपको अधिकांश स्थिर तत्व देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र, उनके गुण, उनका उपयोग। सबसे पहला आपका है जल। तो इस चार्ट को एक साथ पूरा देखते हुए चलते हैं। तो जल की जब बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र H2 है। इसका गुण क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन द्रव है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यूज़ क्या होता है, पीने, नहाने, सफाई, सिंचाई, औद्योगिक कार्यों में। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तो मैंने आपको बताया भी था कि तीव्र गंध वाला संक्षारक अम्ल होता है, जलीय विलयन इसका अम्लीय होता है। धातुओं की सफाई करना, प्रयोगशाला, दवा निर्माण, और HCl प्राकृतिक रूप से भी रिलीज होता है हमारी बॉडी में। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, H2SO4 गाढ़ा तेल जैसा अत्यंत संक्षारक, जल को प्रभावी ढंग से सोखता है। उर्वरक निर्माण में बैटरी लेड एसिड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। डाई डिटर्जेंट है, प्लास्टिक उद्योग है, उसमें यूज़ होता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, HNO3 रंगहीन तीव्र गंध संचारक अम्ल, सूर्य के प्रकाश में पीला हो जाता है। और उर्वरक नाइट्रेट विस्फोटक के रूप में धातु पर नक्काशी, रंग उद्योग में नाइट्रिक अम्ल का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, NaOH सफ़ेद ठोस क्षारक, कास्टिक सोडा, पानी में घुलकर गर्मी उत्पन्न करता है। और जो NaOH है वो आपका साबुन है, कागज़ है, डिटर्जेंट है, कपड़ा है, पेट्रोलियम शोधन है, ड्रेनेज क्लीनर है, इन सभी में यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO सफ़ेद ठोस तीव्र क्षारीय ऑक्साइड, पानी से क्रिया करके उष्मा देता है। और सीमेंट है, इस्पात निर्माण, अम्लीय मिट्टी सुधारने में, ये सभी में यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस सफ़ेद पाउडर, क्षारीय कम घुलनशील होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूना पुताई में यूज़ होता है, पानी शुद्धिकरण में यूज़ होता है, और चीनी, कागज़, चमड़ा उद्योग वगैरह में भी यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि आपका सफ़ेद कठोर ठोस, जल में अल्प घुलनशील होता है, गर्म करने पर CaO और CO2 बनते हैं जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं। चूना, पत्थर, सीमेंट, संगमरमर, एंटासिड निर्माण कार्य में जो है ये यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम NaSCO3 कहते हैं, सफ़ेद पाउडर, हल्के क्षारीय गुण होते हैं, गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। यूज़ इसका बेकिंग सोडा में होता है, बहुत पूछा जाता है। एंटासिड अग्निशामक यंत्र में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी जो है इसका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण गैसेस को लेकर के और
यहाँ पर जो थे वो हमारे सभी अलग अलग यौगिक थे, और यहाँ पर क्या है, गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन O2 रंगहीन गंधहीन गैस है, दहन को सहायक और जल में कम घुलनशील होती है, श्वसन में सहायक होती है, दहन में सहायक होती है, चिकित्सा उपयोग में होती है, धातु को काटना जोड़ना उसमें यूज़ होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये रंगहीन गंधहीन गैस है, दहन में सहायक नहीं होती है पर जल में अल्प घुलनशील होती है। यूज़ नाइट्रोजन का उर्वरक निर्माण में, जिसमें अमोनिया नाइट्रेट आ जाता है, खाद्य पदार्थ पैकिंग वगैरह में यूज़ होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 की रंगहीन ज्वलनशील गैस है, सबसे हल्की गैस भी है, जल में कम घुलनशील होता है। अमोनिया निर्माण, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, रॉकेट ईंधन और वेल्डिंग में जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रंगहीन गंधहीन गैस है, दहन में सहायक नहीं होती है, जल में घुलनशील होती है। शीतल पेय में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं ना उनमें यूज़ होती है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर आते हैं ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज़ होती है। सूखी बर्फ़ बनाने में यूज़ होती है। अमोनिया NH3 की बात करते हैं, तीव्र गंध वाली गैस होती है, जल में अत्यधिक घुलनशील होती है और क्षारीय गुण होता है। उर्वरक निर्माण में यूज़ होती है, रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती है, सीमेंट उद्योग में, सफाई द्रव में, नायलॉन वगैरह में यूज़ होती है। क्लोरीन की बात करें तो हरी पीली तीव्र गंध वाली गैस पानी में घुलकर अम्ल बनाती है, जल शुद्धिकरण में, क्लोरीन पाउडर निर्माण में, PVC में और कीटनाशी में जो है वो यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं हमारा मिश्र धातुओं को। मिश्र धातुओं से क्वेश्चन बनते हैं तो इनको आपको अच्छे से रटना है ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत बिल्कुल भी ना करें। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं या फिर धातु तथा अधातुओं के मेल से बनने वाले समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु एलॉय कहते हैं। पीतल की जब बात करते हैं तो तांबा और जस्ता, इससे पहले हमने 2-3 जो आपका जो फर्स्ट पार्ट था ना उसमें हमने मिश्र धातुओं को लेकर के 2-4 बताए थे, पर इस वीडियो में मतलब इस सेकंड पार्ट में हमने जितने भी अलग अलग पेपर में सारे एक साथ रख दिए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ तो हो चुकी है, पर वो हुई थी, वो तो 2-4 बताए थे, वो एक्चुअल में वहाँ पर सारी चीज़ें ये जो रह गए थे वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। तो पीतल में आपका यहाँ पर एक ट्रिक भी होती है, देखिए पीतल में पी से पी और यहाँ पर ता और जी, तो पिताजी याद रखिए, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता, पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर के बना है ब्रास कहेंगे से। गुड़ क्या होता है, पीला रंग होता है, चमकदार होता है, तन्यता अधिक होती है, जंग प्रतिरोधी होता है। पीतल के बर्तनों में जंग थोड़ी लगती है। उपयोग बर्तन में आता है, सजावटी वस्तुएं, विद्युत फिटिंग में, ताले नल के पुर्जे वगैरह बनाना है वो भी तो पीतल के आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कांसा, ब्रॉन्ज को लेकर के, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, काटता, जैसे आप कोई चीज़ को काटते हैं ना तो का से कांसा, टा से आपका तांबा और काटता है ना, एक में टा आ रहा है एक में ता आ रहा है, तो एक से तांबा एक से टिन, तो कांसा जो है CO और SN से मिलकर के बना है। कठोर और मजबूत होता है, घर्षण प्रतिरोधी होता है, ढलने में आसानी होती है। यूज़ होता है कांसा का, मूर्तियाँ कांसे की बनाई जाती हैं। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी तो कांसे की मूर्तियाँ मिली थी। पदक सिक्के बनाने में, मशीन के पुर्जे बनाने में, घंटियाँ बनाने में, कलाकृतियाँ बनाने में इसका यूज़ होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल इनसे मिलकर के बना होता है। जंग प्रतिरोधी, कठोर और मजबूत होता है, चमकदार सतह होती है। वहीं यूज़ बर्तन, सिंक, शल्य चिकित्सा उपकरण, कारखानों के उपकरण, इनको बनाने में यूज़ होता है। सोल्डर की बात करते हैं, टिन और सीसा से मिलकर के बना है, कम गलनांक होता है, आसानी से पिघलता है, अच्छी प्रवाह क्षमता होती है। इसमें तारों को जोड़ने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, टाका लगाने में यूज़ होता है आपका सोल्डर का। आपने देखा भी होगा कोई चीज़ टाका का लगाना या कोई वायर को जोड़ना है किसी चिप वगैरह में तो वहाँ यूज़ होता है। अगला है ड्यूरालुमिन, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन चारों से बना हुआ है। हल्की, मजबूत, जंग प्रतिरोधी, उच्च तन्यता शक्ति होती है। विमान, रेल के डिब्बे, साइकिल के फ्रेम, वाहन और मशीनें बनाने में इसका यूज़ होता है। नाइक्रोम की बात करते हैं तो निकल, क्रोमियम और लोहा, वहाँ इससे मिलकर के बना होता है। उच्च प्रतिरोधकता होती है अपने, इसीलिए उच्च प्रतिरोधकता के कारण देखा भी होगा जो प्रेस वगैरह होते हैं उनमें भी तो यूज़ होता है नाइक्रोम के वायर। तो उच्च ताप पर स्थिर रहता है, ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होता है। हीटर की कॉइल में यूज़ होता है नाइक्रोम। टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, विद्युत उपकरण हो गया ना, तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला जर्मन सिल्वर, तांबा, निकल और जस्ता इससे मिलकर के बना है। चमकदार सिल्वर जैसा रंग होता है, जंग प्रतिरोधी होता है, आसानी से ढलता है। सजावटी सामान बनाने में, आभूषण बनाने में, बर्तन, सिक्के, स्मृति चिन्ह बनाने में जर्मन सिल्वर का यूज़ होता है। अमलगम की बात करें तो पारा प्लस अन्य धातु जैसे Ag और SN है, इनको मिला करके आप बनाते हैं अमलगम को। और मुलायम, लचीला, दांतों पर चिपकने वाला और घिसाव प्रतिरोधी होता है। अमलगम के यूज़ की बात करें तो दंत चिकित्सा में होता है। इसके अलावा दांत भरने, फिलिंग जो की जाती है ना, वहाँ पर भी अमलगम का यूज़ होता है।
इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है, बहुत हल्की होती है, जंग प्रतिरोधी, मशीन करने में आसान होती है, और कैमरा, कुर्सी, ट्रे, खेल के सामान और हल्के उपकरण जो है इनमें जो है वो ये आपका मैग्नीशियम यूज़ होता है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से जो है वो बना है। यहाँ पर कुछ त्रुटि है, मशीन करने में आसान नहीं, कुछ और टर्म यहाँ पर होगा। तो गन मेटल की बात करते हैं तो तांबा, टिन और जस्ता इससे मिलकर के बना है। उच्च मजबूती होती है, घर्षण प्रतिरोधी होता है, जंग प्रतिरोधी होता है, मशीन के पुर्जे बनाना है, वॉल्व बनाना है, पंप, भारी उपकरण, इन सभी में जो है ये यूज़ आपका होता है, आपका गन मेटल। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं इनके उपयोग से ना बनकर इनसे बनते हैं कि ये किससे किससे मिल करके बने हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। और यूज़ तो आप बेसिकली जानते हैं। तो मिश्र धातुओं की मूल धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, जंग प्रतिरोधी होती हैं और उपयोगी होती हैं। मतलब कि जो उनका मेन जिससे मिल करके, जिससे आप कह सकते हैं जैसे हमने गन मेटल लिया और तांबा और टिन हो गया, तो जो तांबा टिन जस्ता से मिल करके बनी है ये अलग अलग, तो ये जो बनने के बाद आती है इनमें कठोरता भी आपकी आ जाती है, जंग वगैरह नहीं लगती है, ज़्यादा टिकाऊ होती है, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं प्रयोगशाला में कुछ संकेतक और उनकी रासायनिक पहचान को लेकर के। जैसे सबसे पहले बात करते हैं लिटमस को लेकर के। वैसे लिटमस में हमने 2-3 बताए थे, हल्दी तक बताया था, इसके नीचे वाले 1-2 रह गए थे, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो लिटमस की बात करें, अम्ल में रंग लाल होता है, क्षार में नीला। फिनोप्थलीन रंगीन होता है अम्ल में, क्षार में गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में आपका लाल होता है, क्षार में पीला रंग होता है। हल्दी को मैंने बताया था ना कि आपका वैसे पीला कलर होता है, पर जब उस पर क्षार यानी साबुन से आप रगड़ते हैं उसके दाग को, तो वो लाल या भूरा रंग में जो है, लाल भूरा रंग में आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। ये रह गया था आपका चाइना रोज करके। चाइना रोज आपका जब बात करेंगे अम्ल में रंग तो गुलाबी होता है, और क्षार में अगर बात करेंगे तो हरा होता है। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी की बात करेंगे तो अम्ल में लाल और क्षार में हरा नीला जो है वो होता है। तो जो भी पार्ट 1 में एक आधी चीज़ भी रह गई है वो हमने कोशिश किया है कि वो सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाए। सेकंड पार्ट वैसे भी कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, गैसों की पहचान को लेकर। जैसे हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो इस तरीके से जो जलती तीली है उसके पास अगर आप हाइड्रोजन को ले जाते हैं तो वहाँ पर पॉप की ध्वनि होती है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। तो ये आपका पॉप, देख लीजिए चित्र भी, तो जलती तीली के पास लाने पर पॉप की ध्वनि होती है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन को लेकर के। तो जो बुझी तीली है उसको पास लाएंगे तो फिर वो फिर से जल जाएगी। ऐसा आपने देखा भी होगा कि जब आप फूंक मारते हैं, जब चूल्हा में खाना बनता है तो वहाँ पर जो फूकनी होती है ना, उससे आप फूंक मारते हैं तो ऑक्सीजन जब जैसे उसे मिलती है तो फिर से जो है वो जलने लगती है। तो वही चीज़ को लेकर के यहाँ पर बताया गया ऑक्सीजन को लेकर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया की बात करें NH3 को लेकर तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है, लाल को नीला कर देती है अमोनिया। क्लोरीन की बात करते हैं तो नम नीले लिटमस पेपर को लाल करके फिर सफ़ेद कर देती है। तो पहले नीले से लाल हुआ और फिर लाल से सफ़ेद हुआ, ये आपका क्लोरीन को लेकर के हो जाएगा। अब हम कुछ उपकरण और उनके उपयोग को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे टेस्ट ट्यूब, छोटी मात्रा में जैसे रसायन को आपको मिलाना है, गर्म करना है, उसके लिए आप टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। बीकर की बात करें तो घोल बनाना, मिलाना, गर्म करना, उसके लिए यूज़ करते हैं। फ्लास्क की बात करें, घोल को सुरक्षित रखना है, उबालना है, आसवन के लिए यूज़ करते हैं। ब्यूरेट की बात करें तो द्रवों की सटीक माप करनी है, टाइट्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। पिपेट की बात करें तो ये जो होता है ना ड्रॉपर टाइप का, द्रव की निश्चित मात्रा लेने और स्थानांतरित करने के लिए होता है। इसको आप यहाँ से दबाते हैं तो ड्रॉपर इसके थ्रू इसमें आप मात्रा जो लेना चाहें ले सकते हैं। फनल की बात करें तो छानने तथा द्रव को दूसरे पात्र में डालने के लिए यूज़ करते हैं। वॉच ग्लास क्या होता है, छोटे नमूनों को रखने के लिए, सुखाने या फिर ढकने के लिए यूज़ करते हैं। क्रूसिबल क्या होता है, ठोस पदार्थों को अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने के लिए क्रूसिबल का जो यूज़ है वो किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ सुरक्षा नियम बेसिक से। जैसे अम्ल को हमेशा पानी में मिलाए, पानी को अम्ल में नहीं, रसायनों को सीधे सूखने के बजाय हाथ से हिलाकर गंध ले, ये सब थोड़े NCERT में बच्चों को समझाने के लिए लिखा जाते हैं। सुरक्षा चश्मा, दस्ताने, प्रयोगशाला कोट पहने, खाना पीना है तो प्रयोगशाला में मुंह से चखना, कोई भी चीज़ों को वर्जित है, कोई भी वहाँ पर जो चीज़ है उसको आप डायरेक्ट चख नहीं सकते। ज्वलनशील पदार्थ और रसायनों को आग और चिंगारी से दूर रखें। कांच के टूटने पर नंगे हाथ से स्पर्श ना करें। रसायन की बोतल पर नाम अवश्य लिखें। प्रयोग के बाद मेज और उपकरणों को साफ करें। वो केवल उसमें दे रखा है इसीलिए हमने उसको भी यहाँ पर शामिल कर दिया, क्योंकि कई बार होता है ना कि NCERT से घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ऐसा ना हो कि आपने वो चीज़ पढ़ी ना हो। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ प्रमुख वैज्ञानिक
और उनकी खोजें और महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के तथ्य। इनसे क्वेश्चन आपका काफ़ी बनता है। इसके अलावा जो भी वीडियो पर नए हों सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, साथ ही वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो पहला पॉइंट है, जॉन डाल्टन कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी दी थी, और इन्होंने बताया था कि सभी पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य कणों यानी परमाणु से बने हुए हैं। जॉन डाल्टन का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। जे थॉमसन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद होगा ट्रिक बताई थी ईटा परनाचो वाली। तो इन्होंने 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने, कैथोड किरणों से। फिर नाम आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। इन्होंने स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल प्रयोग के द्वारा 1911 में नाभिक की खोज जो है वो की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर आता है नाम जेम्स चैडविक का, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ईटा पर नाचो कर की थी ना, नाचो, तो आपका ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो यहाँ पर जब बात करते हैं चैडविक की, तो इन्होंने 1932 में परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज की थी। नील्स बोहर की बात करते हैं तो इन्होंने परमाणु का बोहर मॉडल दिया था, और इन्होंने 1913 में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित कक्षाओं का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने कहा था निश्चित कक्षाएं होती, नील्स बोहर ने। हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त नियम दिया था, अभी मैंने बताया भी था ऊपर। इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त नियम जो है वो दिए थे। इसके अलावा मेंडलीव का नाम देखने को मिलता है, दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी का निर्माण इन्होंने किया था। इन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाई थी। तो पहले आवर्त सारणी जो आई थी वो मेंडलीव ने दी थी, पर इन्होंने कहा था कि तत्वों के आवर्ती फलन जो होते हैं ना, वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी उसको कहते हैं, उसके आधार पर होते हैं। बाद में जब मोजले लेकर के आए आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, तत्वों के आवर्ती फलन जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर होते हैं। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा था, पर मेंडलीव जो थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को लेकर पहले बात की थी। एवोगाड्रो की बात करते हैं तो एवोगाड्रो परिकल्पना संख्या दी थी, समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। रॉबर्ट बॉयल की बात करते हैं तो बॉयल का नियम दिया था, और इन्होंने दाब तथा आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया था, P समान व्युत्क्रमानुपाती 1/v करके, रॉबर्ट बॉयल। एंटोइन लेवाजिए की बात करें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवाजिए ने, और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। कोई भी नाम में आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ लगे तो हमेशा इंग्लिश टर्म देखा करिए, इंग्लिश टर्म आपका सही होता है। तो लेवाजिए जो है वो सही हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम को लेकर के। अब बात करते हैं अलग अलग पदार्थों के पीएच वैल्यू को लेकर के। तो पीएच मान की जब बात, ये तो हमने बेसिक आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 0 से 14 होता है पीएच वैल्यू, पीएच स्केल। जहाँ पर पीएच 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम है अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। पर सीधे सीधे कोई पदार्थ या वस्तु दे दी जाती है और उसका पीएच वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रकृति भी। तो HCl की बात करते हैं तो ये इसका पीएच वैल्यू 0 होती है, अम्लीय प्रकृति होता है। बैटरी का जो अम्ल होता है 0 से 1 पीएच वैल्यू होती है, अम्लीय। नींबू का रस जो है उसका पीएच वैल्यू 2 है, अम्लीय प्रकृति। सिरका की बात करें 2 से 3 है आपका और अम्लीय प्रकृति। संतरे का रस 3 से 4 है, अम्लीय प्रकृति। टमाटर का रस 4 है, इसका पीएच वैल्यू अम्लीय प्रकृति। दही की बात करें 4 से 5 है, अम्लीय प्रकृति। दूध का 6 से 6.5 के बीच हल्का अम्लीय होता है। शुद्ध जल आपका 7 होता है, तटस्थ। मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 के बीच हल्का क्षारीय। समुद्र जल जो होता है, समुद्री जल 7.8 से 8.3 और ये क्षारीय प्रकृति का होगा। बेकिंग सोडा का जो घोल है वो आपका 8 से 8.5 क्षारीय प्रकृति। अंडे का श्वेत भाग जो होता है 8 से 9 क्षारीय प्रकृति। साबुन का घोल जो होता है 9 से 10 क्षारीय प्रकृति। टूथपेस्ट 9 से 10 क्षारीय प्रकृति। अमोनिया का घोल 11 क्षारीय। चूने का पानी वो आपका होगा 12.4 क्षारीय प्रकृति। ब्लीचिंग पाउडर का जो घोल है 12.5 क्षारीय प्रकृति। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल 13 क्षारीय प्रकृति। बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल के बाद आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 13 हो गया क्षारीय। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल 13.5 क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का घोल 11 से 12 क्षारीय। और ड्रेनेज क्लीनर जो होता है कास्टिक सोडा 13 से 14 क्षारीय। तो ये कुछ पीएच वैल्यू और उनकी प्रकृति को लेकर के। कुछ महत्वपूर्ण रंगीन यौगिक भी बात कर लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CaSO4.5H2O, इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है और उपयोग कवकनाशी विद्युत अपघटन में। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की बात करें, बैंगनी कलर, एंटीसेप्टिक में होता है यूज, जल शोधन, ऑक्सीकारक में। पोटेशियम
डाइक्रोमेट की बात करें K2CrO2 और O7 नारंगी कलर, ऑक्सीकारक, प्रयोगशाला रसायन में यूज होता है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 भूरा पीला रंग और जल शोधन और परिपथ मुद्रण में। कोबाल्ट क्लोराइड की बात करते हैं तो CoCl2 गुलाबी जलीय घोल होता है, नमी सूचक, प्रयोगशाला रसायन में। निकल सल्फेट NiSO4.6H2O हरा कलर होता है, विद्युत अपघटन और एनालिटिकल कार्य में। क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 का होल ट्वाइस होता है और हरा कलर होगा और मॉन्डेट या चमड़ा उद्योग में यूज होता है। मैग्नीज सल्फेट MnSO4.H2O हल्का गुलाबी होता है, पशु आहार, पूरक और उर्वरक में। मिथाइल ऑरेंज C14H14N3NaO3S नारंगी लाल कलर, अम्ल क्षार सूचक, इंडिकेटर में। मेथिलीन ब्लू की बात करें तो C16H18N3HCl गहरा नीला कलर है, जैविक दाग रंगने में, प्रयोगशाला में यूज जो है वो होता है। उसके बाद बात करते हैं बहुलक को लेकर के। बहुलक के उपयोग परीक्षा में जो क्वेश्चन बार बार जो है वो पूछे जाते हैं, तो कुछ बहुलक हैं और उनके उपयोग हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका PVC, जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पाइप में यूज होता है, विद्युत तारों के आवरण में होता है, फ्लोरिंग मैट में होता है। टेफ्लॉन PTFE नॉन स्टिक बर्तन की परत में, रसायनों से बचाने वाली कोटिंग में। बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड विद्युत स्विच बनाने में, प्लग हैंडल, रेडियो के बॉडी या इंसुलेटर वगैरह बनाने में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रसोई के बर्तन बनाने में, प्लेट, कटोरी, लेमिनेट सीट बनाने में। नायलॉन की बात करें पॉलीएमाइड तो पैरासूट बनाने, रस्सी बनाने में, मछली पकड़ने के जाल बनाना, ब्रश के जो रेसे होते हैं उसको बनाना। पॉलिएस्टर की बात करते हैं तो वस्त्र है, पर्दे है, बैग है, कॉर्पोरेट जो कारपेट बिछाई जाती है वो है, फाइबर फिलिंग है उसमें पॉलिएस्टर का यूज़ होता है। एक्रिलिक कृत्रिम ऊन बनाना, स्वेटर, कंबल, सॉल, कारपेट, ये सब आपके एक्रिलिक का यूज़ है। रेयॉन कृत्रिम रेशम बनाना, साड़ी, परिधान, पर्दे, इन सभी में जो है यूज़ होता है। इसके अलावा रबर की भी बात कर लेते हैं, तो रबर में प्राकृतिक रबर होता है और कृत्रिम रबर होता है। प्राकृतिक रबर में रबर टायर, ट्यूब, दस्ताने, रेनकोट, इलास्टिक बैंड वगैरह यूज़ में आएगा। और कृत्रिम रबर की अगर बात करते हैं सिंथेटिक, जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट वगैरह है, जूते के सोल बनाना है, गैस्केट, ओ रिंग, इंसुलेशन, ये सब बनाने में कृत्रिम रबर, सिंथेटिक रबर का यूज़ जो है वो होता है। इसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन, तो सिलिकॉन सीलेंट, दरवाजे, खिड़की, बाथरूम, चिकित्सा उपकरण में ट्यूब इम्प्लांट बनाने में, उच्च ताप सहने वाले बर्तन बनाने, विद्युत इंसुलेशन सामग्री बनाने, कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन में भी सिलिकॉन का यूज़ जो है वो होता है। तो ये जो आपने देखा इसका एक चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ परीक्षा में पूछे जाने वाले अलग अलग यहाँ पर उपयोग जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ऊपर तो वैसे हमने बात कर लिया है, पर जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं उनको लेकर के बात करते हैं। जैसे आपका नॉन स्टिक बर्तन की परत को लेकर के बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा बहुलक होता है, तो आप क्या कहेंगे? टेफ्लॉन होता है। इसी प्रकार विद्युत स्विच या प्लग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बेकेलाइट, ये आपका यूपी टेट में आया भी था क्वेश्चन, आपको अगर याद होगा। पाइप, विद्युत तारों का जो आवरण वगैरह होता है वो PVC के कहते हैं पाइप हैं। पैरासूट की है, रस्सी है, मछली का जाल वगैरह है तो नायलॉन के होते हैं। कृत्रिम रेशम कपड़े की बात करते हैं तो रेयॉन का होता है। इसी के बाद अलावा अगर बात करें कृत्रिम ऊन वगैरह हो गया, स्वेटर, कंबल वगैरह, तो एक्रेलिक के होते हैं इसमें बहुलक। रसोई के बर्तन, प्लेट वगैरह तो मेलामाइन आपका बहुलक होता है। साड़ी, वस्त्र, पर्दे वगैरह तो ये आपके रेयॉन जो होते हैं बहुलक। इसके अलावा कॉर्सेट जो आता है अंडरगारमेंट्स वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं उसमें नायलॉन जो है वो यूज़ किया जाता है। टायर, ट्यूब वगैरह, रबर जो है वो आपका प्राकृतिक रबर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ अलग अलग जो है वो हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, बाकी तो मैंने पूरी लिस्ट आपको ऑलरेडी दिखा दी। अब बात करते हैं हम हमारा अगला जो कि है धातु अधातु संबंधित तथ्य को लेकर के। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है आपकी, वो आपको जो है वो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनसे। जैसे सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे भारी धातु ऑन्सियम है। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन हमने पूछा भी था, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये हमने पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, जिन्होंने भी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम था ऑप्शन में, पोटेशियम था, सोडियम था, कैल्शियम था। जिन्होंने भी लिथियम आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही है, ये पिछले वाला का आंसर था। तो पीएच वैल्यू हमने देख ली थी, और ये वाला अब देख रहे थे हम, इसका अगला वाला ये वाला। तो सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑन्सियम। कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी है? तो पारा है।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सीजियम है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सोना है। भविष्य की धातु की अगर बात करें तो टाइटेनियम है। सबसे कम गलनांक वाली धातु सीजियम है। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु टंगिस्टन है। जंग ना लगने वाली धातु प्लॉटिनम है। और आपका मिश्र धातु का जो एग्जाम्पल है वो पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, ये तो हमने बता ही दिया। इसके अलावा अधातुओं में भी बात कर लेते हैं, उससे संबंधित तथ्य। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम है। सबसे भारी गैस रेडॉन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस की अगर बात करें तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। दहन में सहायक गैस ऑक्सीजन है। सामान्य ताप पर द्रव जो अधातु है ब्रोमीन है। सामान्य ताप पर गैसीय अधातु क्लोरीन है। मीथेन को क्या कहा जाता है, तो मार्स गैस जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा तत्वों के कुछ तथ्य भी तत्वों को लेकर के, जैसे कांस्य का मुख्य घटक क्या है, तो तांबा प्लस टिन है। स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल है। अमोनिया का द्रव रूप क्या है, तो लिक्विड अमोनिया। हाइड्रोजन क्लोराइड का अन्य नाम क्या है, म्यूरेटिक अम्ल है। सिरके में मुख्य अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल का त्रिबिंदु ताप 0.01 डिग्री सेल्सियस। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है चांदी। सबसे अधिक उष्मा चालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। उसके बाद आपका ये कुछ पॉइंट, जैसे रक्त का वर्ण किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन। दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन। दांतों की साइन का मुख्य कारण है लैक्टिक एसिड। शुद्ध सोने की करंट जांच के लिए जो स्पर्शक यूज़ होता है वो कसौटी हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका कौन सा है, तो CSO4.12H2O। माचिस की डिब्बी के रगड़ने वाली सतह लाल फास्फोरस। माचिस की तीली के सिर पर आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि माचिस की डिब्बी जो है उसको रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस होता है, जबकि तीली के सिर पर आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है। ये दोनों में आपको अंतर जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए। और उसके बाद कुछ सूत्र भी हैं, ये इसके बाद वाला लास्ट पेज होगा। तो कुछ सूत्र की बात करते हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। मीथेन का CH4। अमोनिया का सूत्र NH3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का NaSCO3। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का CSO4.2H2O। क्विक लाइम का सूत्र CaO। स्लेक्ट लाइम का सूत्र COH का होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। वॉशिंग वो जो सोडा है उसका Na2CO3.10H2O। अब हमारा लास्ट पेज है जो कि औषधियों के प्रकार को लेकर के है, और भी इसमें कुछ पॉइंट है। जैसे औषधि प्रकार में एंटीबायोटिक हो गया, तो बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी है। पेनिसिलिन है, स्टेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। एंटासिड की बात करें तो अम्लता एसिडिटी में को कम करने में हेल्प करता है। और इसके उदाहरण में आपका ये आते हैं, जेलुसिल हो गया, ALOH का होल थ्राइज। इसके अलावा सैनिटिडीन, ओमिप्रोजोल है, ये सब नाम है इसके एग्जाम्पल में एंटासिड में। एंटीसेप्टिक में घाव को संक्रमण से बचाने के लिए टिंचर आयोडीन है, बेटाडीन, डिटॉल वगैरह है। बीटाडीन यूज़ करते हैं ना, चोट वगैरह लग जाती है, डिटॉल वगैरह। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट, इसमें रोगाणु को नष्ट करके सफाई के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर है, फिनाइल, लाइजॉल वगैरह। एनाल्जेसिक की बात करें तो दर्द निवारक यूज़ करते हैं, पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, या फिर एब्रियोफेन हो गया आपका, इब्रियोफेन। और इसके अलावा एंटी हिस्टामिन की बात करते हैं तो एलर्जी के लक्षणों को कम करने में यूज़ होता है, सिट्राजिन हो गया। इसके अलावा क्लोरोफेनिरामिन हो गया। ये सब दवाइयों के नाम लिखे हैं, या आप कह सकते हैं उसके टाइप में आते हैं एंटीसेप्टिक में, जैसे अलग अलग। उसके अलावा सामान्य उपयोग की कुछ वस्तुएं भी हैं, जैसे साबुन के निर्माण में कौन से वसा तेल का रासायनिक नाम क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड है। टूथपेस्ट में दांतों की सफाई के लिए प्रयुक्त अपघर्षक पदार्थ एब्रेसिव है। कागज बनाने में प्रयुक्त रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है। कांच का मुख्य घटक सिलिका है। कांच को रंग देने वाले ऑक्साइड CaO नीला कलर, Cr2O3 हरा कलर, Fe2O3 भूरा कलर। एल्यूमिनियम के बर्तन काले होने पर चमकाने के लिए इमरी पेपर होता है या प्यूमिक पाउडर होता है। अब कुछ अलग अलग तत्व और उनके कार्य, उनकी कमी के लक्षण और प्रमुख स्रोत। जैसे आयरन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। कमी के लक्षण में आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं तो रक्ताल्पता, एनीमिया जो है हो जाता है इसकी कमी से। स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गुड़, दालें। आयोडीन की बात करते हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में इसका यूज़ होता है। कमी से लक्षण में क्या होता है, गलकंड हो जाता है और गाइटर कहते हैं इसको। और प्रमुख स्रोत क्या है, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री मछली।
कैल्शियम की बात करें, हड्डियों और दांतों के निर्माण में हेल्प करता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती कमी से, दांत खराब हो जाते हैं। स्रोत दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियाँ। फ्लोरीन की बात करें तो दांतों को क्षय से बचाने का काम करता है, दांतों में कीड़े लगना इसकी कमी से होता है। फ्लोरीन युक्त जल, और आपका जो फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन युक्त जल इसके प्रमुख स्रोत हैं। सोडियम की बात करते हैं, और आपका टूथपेस्ट भी है, ये दांतों में कीड़े लगने से बचाने के लिए। सोडियम की बात करें, शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखना का काम है इसका, इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है, और स्रोत है नमक, सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम की बात करें, तंत्रिका एवं मांसपेशियों के कार्य में सहायक होता है, कमी के लक्षण में कमजोरी, थकान वगैरह। स्रोत में केला, नारियल पानी, आलू वगैरह ये सभी इसके स्रोत हैं। इसी के साथ ये हमारा पूरा जो टॉपिक है समाप्त हुआ। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कराएंगे। तो प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा ईंधन सबसे अधिक कैलोरी देता है? ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो अपना आंसर आपको कमेंट में बताना है। पिछले वाले जो क्लास में इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था ना, उसका आंसर हमने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया, और इसका आंसर भी सही गलत आप अवश्य ट्राई कीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो इसी के साथ साइंस का हमारा जो है देखेंगे तो सारे, मैं आपको कोर्स भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका लास्ट ही चैप्टर था, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं वाला। तो ये हमारा पूरा 10 नंबर का पोर्शन जो है वो समाप्त हो गया है। पर अभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, इसके अलावा इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए वो भी कमेंट में अपना जो सुझाव है अवश्य बताइएगा। बाकी पेट को लेकर के भी कई लोगों का कमेंट देखने को मिल रहा है कि पेट को लेकर के भी कराएं, तो जल्दी पेट को लेकर के भी जो पीटी यूपी ट्रिपल एस ने अपना फॉर्म निकाला है उसको लेकर के भी क्लासेस हम आपको जो है वो कराएंगे। बाकी अभी के वीडियो में इतना रखते हैं। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट भी एक अच्छा सा अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।